सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक शापित गांव की एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानी और आवाज़ आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, आज की जो कहानी है उसे शुरू करते हैं। अपने अपने जो हेडफोन्स है उन्हें लगा लीजिए। प्रतापगढ़ एक ऐसा गांव जहां पर हर कोई खुशी खुशी रहा करता था। वो गांव सिर्फ कहने के लिए गांव था। बाकी उस गांव में जितने भी घर थे वो सब एक परिवार की तरह थे। वहां हर कोई एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव था। लेकिन उस परिवार को किसी की नज़र लग गई थी। असल में उस गांव के अंदर कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं काफ़ी दिनों से घट रही थी। कई दिनों से वहाँ गांव के जो जानवर थे, जो कि गांव के लोग पाला करते थे, उन जानवरों की मौत हो रही थी। कभी किसी गाय की मौत हो जाती, कभी किसी बकरी की मौत हो जाती, और ऐसे ही रोज़ कई सारे जानवर मारे जाते, जिसकी वजह से पूरे गांव में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ गई थी। गांव वालों के लिए उनके पशु काफ़ी ज़्यादा कीमती होते हैं, लेकिन उनके पशुओं की मौत हो रही थी और ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी की बात थी। वहाँ के जो पेड़ थे, जो कि कई कई सालों पुराने थे, वो सड़ रहे थे। वो सूख गए थे एकदम। देखकर ऐसा लगता था जैसे वहाँ सूखा पड़ गया है। अगर कोई अनजान व्यक्ति उस गांव में जाकर पेड़ों की हालत देख ले तो ऐसा लगता था जैसे वो किसी गांव में नहीं बल्कि किसी रेगिस्तान में आया है, जहां सदियों से पानी की एक बूंद नहीं पड़ी है। वो गांव पहले तो बहुत हरा भरा हुआ करता था, लेकिन कुछ ही महीनों में धीरे धीरे उस गांव की जो खूबसूरती थी वो खत्म होती जा रही थी। वहाँ काफ़ी अजीब अजीब डरावनी चीज़ें होती थी। रात में कई लोग ऐसे ही गायब हो जाते थे, और वो कहाँ जाते थे किसी को इस बात का कोई पता नहीं लग पाता था। गांव वाले पुलिस में रिपोर्ट लिखवा लिखवा के थक जाते थे, लेकिन पुलिस वाले किसी भी गायब हुए इंसान को ढूंढ नहीं पाती थी, और ना ही पता लगा पाती थी कि आखिर वो इंसान गया तो गया कहाँ। वो उस गांव को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अपने गांव से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। गांव वालों ने परेशान होकर मुखिया से मदद मांगी, और फिर मुखिया ने एक बैठक बुलवाई जहां गांव के सारे लोग आए। मुखिया ने कहा, मेरा आप सभी से आग्रह है कि कोई भी परेशान ना हो। मैं सारी समस्याओं के हल निकाल दूंगा। ये जो कुछ भी है हमारे गांव में परेशानियां चल रही हैं, चाहे वो पशु से जुड़ी हुई हो या फिर कोई और भी समस्याएं जो हमारे गांव में हो, वो हम धीरे धीरे हल कर लेंगे। किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इस गांव को छोड़कर जाने की ज़रूरत है। ये गांव हमारा है, हमारे पूर्वजों का है, और हम यहीं रहेंगे। तभी गांव के एक आदमी ने खड़े होकर कहा, लेकिन मुखिया साहब, ऐसा कब तक चलता रहेगा? मेरे तो कई सारे पशु मर गए हैं, और आपको पता ही है मेरा जो जीवन है वो पशुपालन से ही चलता है, और ऐसे ऐसे करते रहे तो मेरे सारे पशु मर जाएंगे, और फिर मैं क्या करूंगा? जिसके जवाब में उस मुखिया ने कहा, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ हूं? क्या मुझे नहीं पता है कि गांव वालों को कितनी परेशानी हो रही है? मैं भी जानता हूं, और मैं इस समस्या का हल ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, और हड़बड़ी में कोई काम नहीं होता, समझे? बस थोड़ा सब्र रखो, मैं सरकार से बात करता हूं, वो हमारे लिए जरूर कुछ करेगी। तभी गांव के एक दूसरे बंदे ने कहा, मुखिया साहब, आपने पहले भी यही बात बोली थी कि आप सरकार से बात करेंगे, लेकिन कोई भी मदद हमें नहीं मिली। हमारे पशु धीरे धीरे मर रहे हैं, और अगर हमारे सारे पशु मर गए, हमारी जमीन खराब हो गई, तब तो हमारे पास भूखे मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। गांव छोड़कर जा नहीं सकते, गांव से इतना प्यार करते हैं, तो आखिर करे तो क्या रे क्या हम?
तभी उस गांव के मुखिया ने कहा, तुम्हारी जबान बहुत चल रही है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे कोई फिक्र ही नहीं है। मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूं। और अब अपना मुंह बंद रखो और सब यहां से जाओ। मैं जल्द से जल्द सारी समस्याओं को हल करने की कोशिश करूंगा, समझे? गांव के मुखिया ने सबको वहां से डांट के भगा दिया और हर कोई मुंह लटकाकर अपने अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले जब उठे तब उनकी जो हालत थी वो खराब हो गई, क्योंकि जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जो हजारों साल पुराना पेड़ था वो पूरी तरह से सूख चुका था और काला पड़ गया था। उसे देखकर हर कोई काफी ज्यादा उदास हुआ, क्योंकि वो पेड़ काफी ज्यादा पुराना था। हर कोई उस पेड़ से काफी ज्यादा प्यार करता था। उस पेड़ को ऐसे सूखा हुआ देखकर गांव के लोगों ने कहा, अरे यार, ये हजारों साल पुराना पेड़, इतना पवित्र पेड़ था, ये भी सूख गया। क्या होगा हमारा? आखिर किसकी नजर लग गई? गांव वाले काफी ज्यादा परेशान हुए और फिर से रोते रोते वहां मुखिया के पास पहुंचे। और उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी जो आंखें थी वो खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि वो जो मुखिया था उसने एक नई गाड़ी खरीदी थी और वो भी काफी ज्यादा महंगी थी। और जैसे ही मुखिया ने गांव वालों को देखा तो वो हंसता हुआ आया और उसने गांव वालों से कहा, आ गए भाइयों, आ गए आप, आओ आओ। हाँ, देखो, अब ये मुबारकबाद वगैरह की कोई बात नहीं है, आप सभी घर के हैं। ये लीजिए, मिठाई लीजिए, अपना अपना मुंह मीठा करिए। और तभी गांव के एक आदमी ने कहा, "अ, मुखिया साहब, बहुत अच्छी बात है आपने गाड़ी ली है, लेकिन इस वक्त जब पूरा गांव परेशान है तो ये सब खरीदने की क्या ज़रूरत थी?" जैसे ही ये बात मुखिया ने सुनी तब उसने गुस्से में कहा, क्यों, तुम्हारे बाप के पैसों से लिए मैंने? हाँ, बोलो, तुम्हारे बाप के पैसों से ली है? होते कौन हो तुम बोलने वाले? मुखिया हूं इस गांव का, जो मर्जी वो करूंगा। मेरे पैसे हैं, मैं गाड़ी खरीदूं, आग लगाऊं उनमें या कुछ भी करूं। तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? चलो अब निकलो यहां से। और फिर सारे गांव वाले मुंह लटकाकर चले गए। गांव वाले आपस में बात कर रहे थे, ये मुखिया देखो कितना सीधा बन रहा है, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। गांव के मुखिया को कुछ हजार ही सैलरी मिलती है और इतनी महंगी गाड़ी, हैसियत नहीं है इसकी लेने की। काला धन इकट्ठा कर करके बेईमानी के पैसे से गाड़ी खरीद रहा है और यहां गांव में अकाल पड़ा हुआ है। शर्म नहीं आती है। गांव के मुखिया की हकीकत जो थी वो सब जानते थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो गांव का मुखिया काफी दबंग आदमी था। वहीं दूसरी तरफ गांव के कुछ बच्चे, जिसमें एक लड़का था और उस लड़के का नाम अभिनव था। वो सिर्फ 17 साल का था, लेकिन उसका जो दिमाग था वो काफ़ी ज़्यादा तेज था। वो काफ़ी ज़्यादा होशियार और समझदार था। वो सारी बातें समझता था, गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, गांव के लोग परेशान हैं, वो सब कुछ समझता था। लेकिन छोटा होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाता था। उसे अखबार पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। उसे जानकारी इकट्ठा करने का काफ़ी ज़्यादा शौक था और इसी शौक के कारण वो हमेशा अखबार खरीदता था और उसे पढ़ता था। और ऐसे ही एक दिन उसने एक अखबार खरीदा और अखबार वो पढ़ ही रहा था, तभी उसने देखा कि उसमें एक फ़ोटो छपी हुई है और उस फोटो में एक आदमी खड़ा था और नीचे एक आर्टिकल छपा हुआ था, भूत प्रेत पकड़ने वाले हीरो या फिर ढोंगी। जब ये पढ़ने के बाद अभिनव के दिमाग में आया कि उसके गांव में भी काफी भूतिया चीजें हो रही हैं, काफी डरावनी डरावनी। उस गांव में इंटरनेट काफी मुश्किल से मिलता था और काफी मुश्किलों के बाद अभिनव को इंटरनेट चलाने का साधन मिला। उसने इंटरनेट पे पता किया कि आखिर वो फोटो वाला आदमी है कौन, और फिर उसे पता चला कि वो आदमी, उसका नाम ऋतिक है और वो भूत प्रेत पकड़ने वाला एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है।
अभिनव को उस ऋतिक की वेबसाइट मिली और जैसे ही उसने उस वेबसाइट को खोला तो वो हैरान रह गया। उस वेबसाइट में कई सारी केसेस के फाइल्स थे जहां बताया गया था कि ऋतिक ने कैसे कैसे कहां कहां पर पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व किया था और लोगों की मदद करी थी। जब उसने और पढ़ा तो उसे पता चला कि जो उसके गांव में हो रहा है वो सब किसी श्राप के कारण या फिर किसी बुरी आत्मा के कारण ही हो सकता है। अभिनव ने फैसला किया कि वो ऋतिक को बुलाएगा और उसने वेबसाइट पर दिए गए नंबर पे फ़ोन किया। ऋतिक अपने घर में पड़ा हुआ था और सो रहा था। तभी अचानक से ऋतिक का जो फ़ोन था वो बजा। ऋतिक ने अपना फ़ोन उठाया और कहा, हेलो। और फिर अभिनव ने कहा, हेलो भैया, ऋतिक भैया बात कर रहे हैं। और फिर ऋतिक ने कहा, जी मैं ऋतिक बात कर रहा हूँ, कौन बेटा? और फिर अभिनव ने कहा, भैया मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। असल में मैं एक प्रतापगढ़ नाम के एक गांव से हूँ और यहाँ काफ़ी भूतिया चीज़ें हो रही हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमारे जो पशु हैं वो मरते जा रहे हैं और यहाँ के जो पेड़ हैं वो सूखते जा रहे हैं। कई लोग रात के वक्त गांव से गायब हो चुके हैं और वो कहाँ गए किसी को इस बात का कोई पता नहीं चला। पुलिस वालों को तहकीकात करते हुए काफ़ी वक्त बीत गया लेकिन वो किसी एक इंसान के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई कि आखिर वो सब गए तो गए कहाँ। आप आप प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए मेरे गांव में, आप हमारी मदद करिए। अभिनव ने गांव का जो पता था वो बताया और उसके बाद ऋतिक ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचता हूं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये कहकर ऋतिक ने फोन कट कर दिया और उसके बाद उसने इंटरनेट पर डिटेल्स निकाली कि आखिर ये प्रतापगढ़ गांव कैसा है, कहाँ है। तभी ऋतिक की जो वाइफ थी वो वहां पर आई और ऋतिक की वाइफ ने कहा, क्या हुआ, अभी तुम किसी से फोन पर बात कर रहे थे? तभी ऋतिक ने कहा, हाँ वो किसी बच्चे का फ़ोन था और कह रहा था कि उसके गांव में काफ़ी परेशानियां चल रही हैं। उनके जो पशु हैं वो मरते जा रहे हैं, वहाँ के पेड़ पौधे सूखते जा रहे हैं और काफ़ी परेशानियां, मतलब डरावनी चीज़ें हो रही हैं। गांव के लोग गायब हो गए हैं और कोई पता नहीं लगा पा रहा कि आखिर वो गए कहाँ। और फिर ऋतिक की जो वाइफ थी उसने कहा, हो सकता है कि वो बच्चा मजाक कर रहा हो, उसने ऐसे ही टाइम पास करने के लिए फ़ोन मिला दिया हो। और फिर ऋतिक ने कहा, नहीं, उस बच्चे ने टाइम पास के लिए फ़ोन नहीं मिलाया। वो बच्चा रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, बिलक रहा था और कोई भी ऐसा मजाक नहीं करता। उस बच्चे को सच में ज़रूरत है मेरी। और फिर ऋतिक की जो वाइफ थी उसने कहा, तो क्या तुम अब उसके गांव जाओगे? और फिर ऋतिक ने हाँ में सर हिलाया। ऋतिक की जो वाइफ थी उसने कहा, तुम अभी तो एक केस सॉल्व करके आए हो और फिर से जा रहे हो, ऐसे क्यों करते हो? तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता। और फिर ऋतिक ने कहा, मेरा काम ही ऐसा है तो मैं क्या करूं? अब जिस हिसाब से वो बच्चा रो रहा था, बिलक रहा था, मामला बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और टाइम बर्बाद करना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तभी तो शादी करी। तुम्हारी शक्ल खराब थी फिर भी। और फिर जैसे ही ये बात ऋतिक की वाइफ ने सुनी तब उसने कहा, हाँ हाँ मेरी ही शक्ल खराब थी, हैं, तुम तो जैसे टॉम क्रूज हो। और फिर ऋतिक ने कहा, हाँ तो मैं टॉम क्रूज नहीं हूँ, मैं तो ऋतिक हूँ और जैसा भी हूँ मेरी शक्ल अच्छी है, समझी? हैं? ऋतिक और उसकी वाइफ आपस में हंसी मजाक करने लगे और उसके बाद ऋतिक ने अपनी वाइफ से कहा, अब सुनो मेरी बात, अब अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना। मैं आता हूँ, कुछ दिन लग सकते हैं लेकिन जल्दी आऊँगा। और फिर ऋतिक तैयारियां करने लगा। तैयारियां करने के बाद अगले ही दिन वो प्रतापगढ़ के लिए निकल गया। उसने एक बस पकड़ी और
एक बस पकड़ने के बाद उसने काफ़ी घंटों का सफ़र जो था उसे तय किया और वो प्रतापगढ़ पहुंच गया। वो गांव के बॉर्डर पर खड़ा था और उसने एक बात पर ध्यान दिया कि जो जहां से गांव स्टार्ट होता था वहां से पेड़ पौधे सूख रहे थे और वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर के बाहर वाला हिस्सा पूरी तरह से हरा भरा था। और गांव के जो अंदर अंदर का था हिस्सा वहां पर पेड़ पौधे सूखे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से वहां पर बारिश नहीं हुई है। जैसे ही ऋतिक ने वहां गांव के अंदर पहला कदम रखा तो उसे महसूस हो गया कि उस गांव में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ऋतिक के कानों में एक आवाज आने लगी। चला जा, चला जा, चला जा, चला जा, चला जा, मारा जाएगा। चला जा, चला जा, मारा जाएगा। चला जा, मैंने कहा चला जा, मारा जाएगा। ऋतिक को ये आवाजें सुनाई देने लगी और उसका जो सर था वो भारी भारी होने लगा। वो बेहोश होने ही वाला था लेकिन उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। वो गांव के अंदर बढ़ता गया। उसे एकदम एक नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी जो कि उस गांव के हर कोने में थी। अभी उसे साइकिल से गुजरता हुआ एक आदमी नजर आया और फिर ऋतिक ने उस आदमी को देखकर कहा, जरा सुनिए, क्या आप इसी गांव में रहते हैं? और फिर उस आदमी ने कहा, जी मैं इसी गांव में रहता हूं। आप कौन? आप बाहर के हैं ना? क्या करने के लिए आए हैं गांव में? जिसके जवाब में ऋतिक ने कहा, जी मैंने सुना कि यहाँ पर कोई समस्या चल रही है और मैं उसी समस्या का समाधान करने के लिए आया हूँ। कोई अभिनव नाम का लड़का था, मुझे उससे मिलना है। और फिर जब उस आदमी ने ये बात सुनी तब वो अपना सर खुजाने लगा और फिर उस आदमी ने कहा, अभिनव? अभिनव तो मेरे लड़के का नाम है। और फिर ऋतिक ने कहा, अच्छा तो चलिए ज़रा मुझे मिलवा दीजिए। और फिर उस आदमी ने यानी कि अभिनव के पिताजी ने कहा, जी ज़रूर, चलिए मेरे साथ। अभिनव के पिताजी ऋतिक को घर लेकर आए और वहीं पर अभिनव पढ़ाई कर रहा था। अभिनव ने जैसे ही ऋतिक को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो भागता हुआ ऋतिक के गले लग गया। और ऋतिक ने कहा, मैंने कहा था ना मैं आऊंगा, तुम फालतू में ही रो रहे थे। और अब बताओ क्या परेशानी है यहाँ पर? पेड़ सूख रहे हैं, पशु मर रहे हैं, हाँ, और कुछ लोग गायब हो गए हैं। जैसे ही ये बात गांव के उस आदमी ने यानी कि अभिनव के पिता ने सुनी तब अभिनव के पिता ने कहा, आपको ये सब कैसे पता कि पशु और पेड़ पौधे गुजर रहे हैं धीरे धीरे? और फिर ऋतिक ने कहा, आपके बेटे ने मुझे बताया और साथ ही साथ जब मैंने गांव में पहला कदम रखा तो मुझे महसूस हो गया कि इस गांव में कुछ बुरी शक्तियों का वास है और वो शक्तियां इस गांव को खत्म करके ही रहेंगी। अभिनव के जो पिता थे वो काफी ज्यादा डर गए और फिर अभिनव के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब कुछ भी करिए, हमारे गांव को बचा लीजिए। हम अपने गांव से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, इस गांव को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। और फिर ऋतिक ने कहा, जी आप चिंता मत करिए, मैं आ गया हूँ और जो भी समाधान है वो सब मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। आपका गांव पहले की तरह खुशहाल हो जाएगा। मैंने सुना है आपके गांव में फसल काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और यहाँ का जो गेहूँ है वो भारत का सबसे बढ़िया गेहूँ है, लेकिन कुछ वक्त से वो गेहूँ अच्छा नहीं उग रहा है ना? और फिर अभिनव के पिता ने कहा, क्या कहूँ साहब, पहले हमारे यहाँ गेहूँ इतना अच्छा उगता था कि पूछो ही मत। भारत का सबसे बढ़िया गेहूं हमारे ही यहाँ उगता था, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई है और गेहूं तो अब सड़े सड़े उगते हैं, खराब खराब एकदम।
मार्केट में कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है, हर कोई मना कर देता है। और फिर ऋतिक ने कहा, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। शाम हो गई और फिर ऋतिक उस गांव में इधर से उधर घूमने लगा और घूमते घूमते उसे कुछ चीजें महसूस हुई। उसके कानों में फिर से वही आवाज आई, चला जा, चला जा, चला जा, मारा जाएगा। चला जा, चला जा, चला जा, मैंने कहा। ऋतिक ये आवाजें सुनकर थोड़ा सा घबराया और उसने एक पेड़ की तरफ देखा तो उसे वहां पर एक पिशाच नजर आया। उसकी आंखें लाल थी और वो दिखने में काफी ज्यादा डरावना था। जैसे उस पिशाच ने ऋतिक को देखा तो वो उसे घूरने लगा। आसपास जो गांव के लोग इधर से उधर जा रहे थे उन्होंने ऋतिक को देखा और एक आदमी ने ऋतिक को रोक कर पूछा, साहब आप कौन हैं? आपको कभी देखा नहीं, क्या आप कोई नए आदमी है यहाँ पर? और फिर ऋतिक ने कहा, जी यहाँ पर समस्याएं चल रही हैं, मैं उसका समाधान करने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ काफ़ी कुछ बुरा हो रहा है, पशु मर रहे हैं और पेड़ सूख रहे हैं। और फिर गांव के एक दूसरे आदमी ने कहा, तो आप हमारी मदद करने के लिए आए, लेकिन आप हमारी मदद करेंगे कैसे? आप तो हमारी तरह हैं, एकदम आम इंसान, कैसे करेंगे हमारी मदद? और फिर ऋतिक ने कहा, आप उसकी फिक्र मत करिए, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ और जो भी समस्या है आपके गांव में वो मैं ज़रूर हल करूँगा। इस पेड़ को देख रहे हैं आप? और फिर गांव वालों ने कहा, हाँ देख तो रहे हैं, क्या हुआ? और फिर उस ऋतिक ने कहा, इस पेड़ को आखिरी बार देख लीजिए क्योंकि कल ये सूख जाएगा। जैसे ही ये बात गांव वालों ने सुनी तब गांव वालों ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। और फिर ऋतिक ने कहा, मैं कह रहा हूं ना, यह पेड़ कल तक सूख जाएगा। आपको यकीन नहीं है तो कल आकर देख लीजिएगा। गांव के किसी भी इंसान को ऋतिक पर यकीन नहीं था। गांव वालों को लग रहा था कि ऋतिक कोई ढोंगी है, इसलिए किसी ने ऋतिक की बात को सीरियस नहीं लिया और हर कोई अपने अपने घर चला गया। सुबह हुई। सुबह उठकर जब गांव के लोग अपने अपने काम पर निकले तो सब देखकर हैरान रह गए। सबका मुंह खुला का खुला रह गया और हर कोई काफी ज्यादा डर गया। ऋतिक ने जिस पेड़ को कहा था कि वो सूख जाएगा, वो पेड़ सच में ही सूख गया था और सूख के काला हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पेड़ पे जान है ही नहीं, वो पेड़ मर चुका है। सुबह सुबह ऋतिक वहीं पर आया और ऋतिक ने कहा, मैंने आप सभी से कहा था ना कि ये पेड़ कल सूख जाएगा। देख लीजिए अपनी आंखों से, ये पेड़ सूख चुका है। अब तो आपको मेरी बातों पर यकीन हो गया है ना? और फिर गांव वालों ने कहा, जी जी हमें आपकी बातों पर यकीन हो गया है। आप प्लीज़ आप हमारी मदद करिए और गांव को पहले की तरह करिए। हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हमारे गांव के काफ़ी लोग खो चुके हैं, कहाँ गए कुछ पता नहीं है। कई सारे पेड़ ऐसे ही सूख गए और कई सारे पशु मर गए और ज़्यादा नुकसान झेलने के लायक नहीं है हम। हमारी मदद करिए। ये बात जो थी वो मुखिया तक पहुंच गई और फिर मुखिया ने ऋतिक को अपने घर पर बुलवाया और गांव के कुछ लोग ऋतिक के पास पहुंचे और कहा, साहब गांव के जो मुखिया है ना, वो आपको बुला रहे हैं, ज़रा आप चल लेंगे साथ में, उनसे मिल लीजिए। और फिर ऋतिक ने कहा, जी ज़रूर मैं चलता हूँ। ऋतिक उन गांव वालों के साथ मुखिया के घर पर आया और मुखिया ने ऋतिक को अपने घर में बैठाया और मुखिया ने कहा, हमने सुना है आप भूत प्रेत पकड़ते हैं। और फिर ऋतिक ने कहा,
जी ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं लोगों की मदद करता हूँ जो ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनकी मदद कोई और नहीं कर सकता, उनकी मदद मैं करता हूँ। और मैं भी मदद नहीं करता, मदद ऊपर वाला करता है, मैं तो सिर्फ जरिया हूँ। और जैसे ही ये बात मुखिया ने सुनी तब मुखिया ने कहा, आप तो मुझे ढोंगी लगते हैं, आपकी बातों से साफ पता चल रहा है कि आप ढोंगी हैं। जैसे ही ये बात ऋतिक ने सुनी तब ऋतिक ने कहा, आपके दादाजी का नाम राजन राठौर था ना? और जैसे ही ये बात गांव के मुखिया ने सुनी तब उसकी जो आंखें थी वो खुली की खुली रह गई और उसने कहा, आपको कैसे पता? और फिर ऋतिक ने कहा, और उनके पिताजी का नाम पवन राठौड़ था, सही है ना? गांव का मुखिया हैरान हो गया और उसने कहा, जी मैं समझ गया आप ढोंगी नहीं है, लेकिन आपको पता कैसे चला? और फिर ऋतिक ने कहा, आपके पीछे ही खड़े हैं दोनों। और फिर गांव का मुखिया हैरान हो गया और उसने कहा, क्या मेरे पीछे? यहां तो कोई नहीं है। और फिर ऋतिक ने कहा, आपके लिए कोई नहीं है, आपकी नज़रों में कोई नहीं है, आपकी आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो दोनों आपके पीछे ही खड़े हैं। और जैसे ही ये बात गांव के मुखिया ने सुनी तो वो परेशान हो गया और उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब मुक्ति नहीं मिली इन्हें? और फिर ऋतिक ने कहा, मुक्ति मिली होती तो मुझे नज़र नहीं आते। और गांव का मुखिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और कहने लगा, "अह, इसका मतलब इतने सालों से मेरे मेरे बड़े बुजुर्ग यहीं भटक रहे हैं और मुझे पता ही नहीं है। कुछ बताइए, आखिर कैसे इनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी?" और फिर ऋतिक ने कहा, मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी, इन्हें मुक्ति मिल गई है, बस इनकी मर्जी का इंतज़ार है, जब इनका मन होगा तब ये आराम से चले जाएंगे। और फिर गांव के मुखिया ने कहा, अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, मतलब तब तक तो हमारे साथ ही रहेंगे, कोई बात नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। और फिर ऋतिक ने कहा, ठीक है तो मैं जाऊं? और फिर गांव के मुखिया ने कहा, जी जी आप जाइए। ऋतिक ने वहां से जाते हुए मन ही मन कहा, हराम का खाएंगे तो कहां से मुक्ति मिलेगी, सड़ रहे हैं यहीं पर, कहीं मुक्ति नहीं मिलने वाली। ऋतिक ये कहकर वहां अभिनव के घर चला गया और वहीं पर एक चारपाई पर आराम करने लगा। अभिनव वहीं पढ़ाई कर रहा था और फिर अभिनव ने कहा, भैया अब आप क्या करेंगे ये सब ठीक करने के लिए? और फिर ऋतिक ने कहा, करूँगा कुछ, तुम फिक्र मत करो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ऋतिक सोच रहा था कि आखिर क्या किया जाए। धीरे धीरे शाम होने लगी और फिर रात हो गई। ऋतिक वहीं बाहर एक खटिया बिछाकर सोया हुआ था और रात के तकरीबन 12 बजे उसे किसी ने उठाया। और ऋतिक जब उठा तब उसने देखा कि और कोई नहीं बल्कि अभिनव ही था। अभिनव ने कहा, भैया भैया ज़रा मेरे साथ चलिए। और फिर ऋतिक ने कहा, क्या हुआ, कहाँ जाना है? और फिर अभिनव ने कहा, भैया मेरे साथ चलिए ना, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप मेरे साथ चलिए, कोई ज़रूरी काम है। और जैसे ही ये बात ऋतिक ने सुनी तब उसने कहा, ठीक है चलो। ऋतिक ने चप्पल पहनी और अभिनव जो था वो आगे आगे चलने लगा और ऋतिक उसके पीछे पीछे चलने लगा। अभिनव पता नहीं कहाँ पर जा रहा था, लेकिन ऋतिक उसका पीछा कर रहा था। पीछा करते करते वो एक पेड़ के नीचे आ गया और फिर ऋतिक ने कहा, अरे अभिनव आखिर हुआ क्या है, आ यहाँ क्यों लेकर आ गए इस पेड़ के नीचे? और फिर एक डरावनी सी आवाज में कहा, तुमको फंसाना बहुत आसान है,
काफी आसानी से फंस गए। जैसे ही ये बात ऋतिक ने सुनी तो उसे कुछ समझ नहीं आया, और फिर ऋतिक ने अभिनव की तरफ देखा तो अभिनव काफ़ी अजीब हरकतें कर रहा था, और देखते ही देखते उसका जो साइज था वो बढ़ने लगा, और ऋतिक को समझ आ गया कि जिसे वो अभिनव समझ रहा था वो अभिनव है ही नहीं, बल्कि उसके साथ साजिश की गई है। ऋतिक ने देखा कि वो अभिनव के भेष में कोई राक्षस था, और वो काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावना था। उस राक्षस ने कहा, काफी आसानी से फंसा लिया तुम्हें, और अब तुम्हें मार भी दूंगा। मैंने तुमसे शुरुआत में ही कहा था, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मुझे पता है कि तुम हमें महसूस कर सकते हो, हमें देख सकते हो, हमें रोक सकते हो, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं पता कि तुम हमें रोक नहीं पाओगे। रघु नाम है मेरा, पूरे गांव को खत्म कर दूंगा। जैसे ही ये बात उस राक्षस जैसे दिखने वाले आदमी ने कही तो फिर ऋतिक हंसने लगा, और उसने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे फंसा सकते हो? आओ हमला करो। जैसे ही ये बात उस डरावने से आदमी ने सुनी तब उस आदमी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वो जो कोई भी बुरी शक्ति थी वो ऋतिक पर वार करने आ ही रही थी। तभी उससे पहले ऋतिक ने एक छोटी सी बोतल में पवित्र जल इकट्ठा करके रखा था। वो पवित्र जल ऋतिक ने उस बुरी शक्ति पर डाल दिया, जिसकी वजह से वो बुरी शक्ति वहीं पर जलने लगी, और उसने जलते हुए कहा, ये क्या डाल दिया तुमने मुझ पर? मुझे इतनी जलन क्यों महसूस हो रही है? मैं वापस आऊंगा, देख लेना, इसकी कीमत चुकाओगे तुम। वो जो भी बुरी शक्ति थी वहां से वो गायब हो गई, और ऋतिक वापस घर पहुंच गया। और फिर ऋतिक ने सोचा कि आखिर रघु नाम है मेरा, तो ये रघु कौन है? सुबह गांव वालों से पूछूंगा। सुबह हुई, और सुबह होने के बाद अभिनव के जो पिता थे वो अपने काम पर जा रहे थे। तभी ऋतिक ने पूछा, अंकल ज़रा मेरी बात सुनिए। और अभिनव के जो पिता थे वो रुक गए, और ऋतिक ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये रघु कौन है? और फिर जैसे ही ये बात अभिनव के पिता ने सुनी तब उनके माथे पर पसीना आ गया, और उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो चली गई, और उन्होंने कहा, रघु, तुम्हें ये नाम किसने बताया? और फिर ऋतिक ने कहा, मुझे बस पता चला है यहाँ कोई रघु की आत्मा है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी है, और वो पूरे गांव को ख़त्म करने की धमकी दे रही है। रात को वो मुझे धोखे से एक पेड़ के नीचे ले गई थी और मुझे मारना चाहती थी, लेकिन वो जो कोई भी बुरी आत्मा थी रघु नाम की, मैंने उसे जैसे तैसे पवित्र जल डालकर वहाँ से भगा दिया। लेकिन अगर उस आत्मा को हराना है तो उसके बारे में जानना पड़ेगा। कौन है रघु? अभिनव के पिता ने कहा, बेटा देखो, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम गांव के किसी और आदमी से पूछ लो, क्योंकि मैं उसके बारे में बताने बैठूंगा तो मेरी हफ्तों की नींद उड़ जाएगी। तो मुझे माफ़ करो,
मैं जानता हूँ तुम हमारी मदद करना चाहते हो, तो तुम किसी और से पूछ लो, मैं बहुत कमज़ोर दिल का हूँ। और फिर ऋतिक ने कहा, कोई बात नहीं अंकल, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं किसी और से पूछ लूँगा, आप जाइए। अभिनव के जो पिता थे वो मुस्कुराए और वहाँ से चले गए, लेकिन उनके चेहरे पर साफ साफ शिकन देखी जा सकती थी। ऋतिक पूरे गांव घूमता रहा और घूमते घूमते वो लोगों से पूछता रहा, लेकिन कोई भी रघु के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। कोई भी उस आदमी का नाम सुनकर डर जाता था और कहता था, देखो हम कुछ नहीं बता सकते, आप किसी और से पूछ लीजिए, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते अपनी जुबान से। कई बार कई लोगों से पूछने के बाद भी ऋतिक को कोई भी उस रघु के बारे में कुछ बता नहीं रहा था। और ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। दिन बीतने के बाद कोई भी रघु के बारे में कुछ बताने के लिए आखिर तैयार ही नहीं है। आखिर क्या बात है ऐसी, आखिर कौन है रघु? ऋतिक इसी के बारे में सोच रहा था, तभी उसके कानों में एक आवाज आई, 2 इंसान मरेंगे, रोक सकता है तो रोक ले। जब ये बात ऋतिक ने सुनी तब वो काफी ज्यादा घबरा गया और उसने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करते करते तभी अचानक से वहां एक औरत के रोने की आवाज आ गई। वो रोने की आवाज काफी तेज तेज से आ रही थी। कोई औरत काफी बुरी तरह से रो रही थी। गांव के सारे लोग भागते हुए वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि वो औरत अपने हाथ में एक सामान लिए रो रही थी। ऋतिक ने देखा कि वो एक खड़ी थी और उसके बाद ऋतिक ने पूछा, क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? जिसके जवाब में उस औरत ने कहा, बेटा, मेरे जो आदमी थे वो रात के वक्त आ रहे थे अभी अभी। मैंने उनसे कहा था कि जब सूरज डूब जाए तो गांव में मत आना, कल सुबह ही आना, या फिर सूरज डूबने से पहले आ जाना। लेकिन नहीं माने। देखो अब क्या हो गया। उनकी घड़ी पड़ी हुई है सिर्फ यहाँ पर, वो कहाँ गए कुछ पता नहीं चल रहा। उनका फोन भी यहीं पड़ा हुआ है। गांव में पूरा अंधेरा था और उसके बाद गांव के जो लोग थे वो चारों तरफ फैल गए और हर कोई उस खोए हुए आदमी को ढूंढने लगा। लेकिन गांव का कोना कोना छान लेने के बावजूद भी वो आदमी जो खोया था उसका नाम और निशान नहीं मिला। सिर्फ वो घड़ी और उसका मोबाइल। उस आदमी की जो बीवी थी वो काफी फूट फूट कर रो रही थी और उसे रोता हुआ देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर ऋतिक ने कहा, मैं आप सभी से कह रहा था कि मुझे रघु के बारे में बताइए, आखिर कौन है रघु, क्या है, कहां से क्या था वो, लेकिन कोई बताने के लिए तैयार नहीं। अब देखिए नतीजा देख रहे हैं आप। मुझे पहले ही पता चल गया था कि कोई मरने वाला है और तभी मैं आप सभी को इकट्ठा कर रहा था, लेकिन काफी देर हो गई। और एक बात बताऊं, 2 लोग मरने वाले हैं, 2 लोग। अभी भी एक आदमी की मौत होनी है, मैं कह रहा हूं आप सभी से। और तभी एक और आदमी की रोने की आवाज आई। सारे लोग उस आदमी के पास पहुंचे और वो जो आदमी था वो फूट फूट कर रो रहा था। और फिर ऋतिक ने उस आदमी से पूछा, अरे क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? तभी अचानक से उस आदमी ने कहा, मैं अपने बीवी बच्चों को घर में छोड़कर आया था, अभी जाकर देखा मेरा बेटा गायब है। जैसे ही गांव वालों ने ये बात सुनी तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया और हर कोई काफी ज्यादा डर गया। ऋतिक ने कहा, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, बता दीजिए, इससे पहले ऐसे करके पूरा गांव खत्म हो जाए। आप बता दीजिए आखिर रघु है कौन? तभी वहां पर मुखिया आ गया और मुखिया ने कहा, ए, जो भी नाम है तेरा, रघु का नाम इस गांव में नहीं लिया जाएगा, समझा?
वरना मैं काफ़ी इज्जत करता हूँ तेरी। तूने बहुत सही सही बताया मेरे बड़े बुजुर्गों के बारे में। हाँ, लेकिन अगर रघु के बारे में तूने जानने की कोशिश करी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझ ले इस बात को। और हाँ, तुम सभी गांव वाले इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। अगर किसी ने भी इसको रघु के बारे में कुछ भी बताया तो अच्छा नहीं होगा, समझ रहे हो ना? हाँ, चलो अब, जो चला गया चला गया। अब अब निकलो यहाँ से, अपने अपने घर चलो, या भीड़ मत इकट्ठा करो, चलो। गांव के जितने भी लोग थे वो मुखिया से काफ़ी ज़्यादा डरते थे, इसलिए वो अपने अपने घर जा रहे थे। तभी वो जो आदमी था जिसका बेटा गुमा था, उसने रोते हुए कहा, हाँ हाँ, जाओ जाओ, सब सब अपने घर जाओ। जब तुम्हारा बेटा या कोई अपना जाएगा ना, तो सब फिर अकल आएगी तुम्हें। मेरा बेटा चला गया। साहब, मैं बताता हूँ कौन था रघु। अब मैं इस सरपंच से नहीं डरने वाला, इस मुखिया से। इसके इसके चक्कर में मेरा परिवार, मेरा बेटा चला गया। तभी मुखिया ने चिल्लाते हुए कहा, ए, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे खिलाफ मुंह खोलने की? और ये कहकर मुखिया ने एक बंदूक निकाल ली और उस आदमी के ऊपर तान कर कहा, अगर तूने अपनी जबान खोली और रघु के बारे में कुछ भी बताया तो सीधा गोली तेरे दिमाग पर लगेगी। अभी तो बेटा गया है, तू भी जाएगा, समझा? और फिर उस आदमी ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा ही सब कुछ था, वही चला गया, मैं जी के क्या करूँगा? मार दो मुझे, मार दो। और तुम सब जो जो अपने घर जा रहा है, एक बात याद रखना, आज मेरा बेटा गया है, कल तुम्हारा जाएगा, कल तुम्हारा कोई अपना जाएगा। मैं बताता हूँ साहब आपको कौन था रघु। तभी उस सरपंच ने चिल्लाते हुए कहा, ए, तेरी जबान काट के रख दूंगा। तभी गांव के जो लोग थे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अब बस, अब बहुत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? बहुत कर ली तुम्हारी गुलामी, तुम्हारे चक्कर में पूरा गांव बर्बाद हो गया। हमारे पशु मर रहे हैं, हमारे लोग गायब हो रहे हैं, हमारे पेड़ जो कि हमें सांसें देते हैं वो खत्म हो रहे हैं, और तुम गाड़ी खरीद कर लेकर आ रहे हो और मिठाई खिला रहे हो। नहीं चाहिए तुम्हारे जैसा मुखिया, नहीं चाहिए हमें। और अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अपने घर चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। जब ये बात मुखिया ने सुनी तब उसने गांव वालों की नज़रों में गुस्सा देखा और वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। उसे पता था कि अगर वो कुछ भी उल्टा सीधा करेगा तो गांव वाले उसे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वो डर कर अपने घर चला गया और जाते जाते कहा, देख लेना, छोड़ूंगा नहीं तुम सभी को, कीमत चुकाओगे तुम, देख लेना। ये कहकर वो जो मुखिया था वो अपने घर चला गया। और फिर उस आदमी ने कहा, जी साहब, रघु रघु हमारे ही गांव में रहा करता था और उसका भी एक हंसता खेलता परिवार था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, थोड़ी बहुत जमीन थी जिसमें ही वो खेती करता था और अपना परिवार चलाता था। उसे काफी प्यार था अपने परिवार से, जो कि सबको होता है, और वो अपने परिवार के लिए काफी मेहनत करता था। खेतों में काफी मन लगाकर काम किया करता था। उसकी फसल काफी ज्यादा अच्छी होती थी। रघु के परिवार में उसका एक बेटा जो कि 10 साल का था और उसकी बीवी थी। वो तीनों काफी खुशी के साथ रहते थे। लेकिन तभी ये मनहूस मुखिया हमारे गांव में आया और न जाने कैसे यह मुखिया बन गया। उसके बाद से दबंगई करके इसने हम सभी को दबाना शुरू कर दिया। और जब इसने रघु की जमीन देखी तो
उसकी जो ज़मीन थी वो काफ़ी कीमती जगह पर थी। और इस मुखिया ने रघु से कहा कि अपनी ज़मीन बेच दो, बदले में हम तुम्हें बहुत पैसे देंगे। लेकिन रघु अपनी ज़मीन जो थी वो बेचने के लिए तैयार नहीं था। उसने साफ साफ मना कर दिया। और ये बात इस सरपंच को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कई दिनों तक ये रघु को मनाता रहा कि ज़मीन बेच दे, ज़मीन बेच दे, लेकिन रघु अपनी ज़मीन बेचने के लिए माना नहीं। और फिर एक शाम इस मुखिया ने रघु की जो ज़मीन थी उसे बंदूक की नोक पर अपने नाम करवा लिया और रघु को काफ़ी बुरी तरह से मारा। रघु काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया। वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वो जो मुखिया है उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। वो कानूनी दांव पेच से अपने आप को बचा ही लेता। और मुखिया ने रघु को और उसके परिवार को धमकी भी दी थी कि अगर तुमने कहीं भी मेरे खिलाफ कुछ भी बोलने की कोशिश करी तो वो जान से मार देगा उनको। और रघु का जो परिवार था वो बिना ज़मीन के काफ़ी परेशान होने लगा। और आखिर में थक हार कर रघु ने गांव का जो मुखिया है ये, इसके घर के सामने अपने ऊपर रात के वक्त मिट्टी का तेल डालकर और अपने परिवार के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर अपने आप को और अपने परिवार को जिंदा जला दिया। और जलते जलते उसका पूरा परिवार रो रो कर सरपंच को और पूरे गांव को बद्दुआ दे रहा था। जिस तरह हमारी जमीन गई है उस तरह तुम सबकी जमीनें जाएंगी। ये जमीन बंजर हो जाएगी। धीरे धीरे यहाँ के पेड़ सूख कर मर जाएंगे। तुम्हारे सारे पशु मर जाएंगे। तुम में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तुम में से कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। और जब तक ये मुखिया नहीं मरेगा तब तक इस गांव का एक एक आदमी मरेगा। और एक एक आदमी जब मर जाएगा तब इस मुखिया की बारी आएगी। और ऐसे करके जब तक पूरा गांव खत्म नहीं हो जाता मैं रघुनाथ शांत नहीं बैठूंगा। ये नज़ारा देखकर पूरे गांव वाले काफी ज्यादा डर गए। हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। हर किसी की रूह कांप गई। और रघु और उसके परिवार की जो शरीर थे वो जलकर वहीं मुखिया के घर के सामने राख बन गए। और मुखिया को इस बात से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने कानूनी दांव पेच लगाए और मामले को ठंडा कर दिया। और उसी के बाद से ये सब शुरू हो गया। ये जमीन बंजर हो रही है। फसल पहले की तरह अच्छी नहीं उगती। पेड़ धीरे धीरे सूख रहे हैं। हमारे पशु मर रहे हैं। और आज 2 लोग और गायब हो गए। जब ऋतिक ने ये बात सुनी तब ऋतिक ने कहा, तो ये बात है। मैं समझ गया। आप सभी चिंता मत करिए, मैं कुछ करता हूं। अगली सुबह ऋतिक ने एक आदमी को फोन किया और कहा, गुरुजी, आपकी मदद की ज़रूरत है और अच्छा होगा कि आप जल्दी से जल्द यहाँ पर आ जाएं। और काफ़ी देर बात करने के बाद ऋतिक ने कहा, ठीक है गुरुजी, आप आइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अभिनव के जो पिता थे उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, किसे बुला रहे थे तुम? और फिर ऋतिक ने कहा, जी मेरे गुरुजी थे। अब बहुत लोगों की जान जा चुकी है और अब हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, इसलिए मैंने अपने गुरुजी को बुलाया है। वो यहाँ पर हवन करेंगे और जो भी ये रघु की आत्मा है उसे यहाँ से बाहर करेंगे।
तभी ये गांव पहले की तरह सही हो पाएगा। अगले ही दिन ऋतिक के जो गुरु जी थे वो उस गांव में आए, और उन्होंने भी जैसे ही उस गांव में कदम रखा तो उन्हें महसूस हो गया कि उस गांव में काफ़ी कुछ गड़बड़ है। ऋतिक ने अपने गुरु जी के पैर छुए और कहा, अच्छा हुआ आप आ गए, आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। और फिर ऋतिक के गुरु जी ने कहा, हाँ, शिष्य बुलाए और गुरु ना आए, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, चलो करते हैं इस गांव का भी। और फिर जो गुरुजी थे वो बैठ गए और गुरुजी ने कहा, तो बताओ रघु की आत्मा कैसे शांत होगी? और फिर ऋतिक ने बताया, जी उसका एक परिवार था, हंसता खेलता, लेकिन ये गांव का जो मुखिया है वो बहुत ही ज़्यादा नीच और बहुत ही बुरा है। उसी के अत्याचार की वजह से उसने अपने पूरे परिवार को और खुद को मौत के घाट उतार लिया, और मुझे नहीं लगता कि मुखिया की जान लिए बिना रघु की जो आत्मा है वो शांत बैठेगी। और फिर ऋतिक के जो गुरुजी थे उन्होंने कहा, ठीक है, हवन की तैयारी करो। उसने कहा खुद को आग लगाया था। और फिर ऋतिक ने कहा, मुखिया के घर के बाहर। और फिर गुरुजी ने कहा, ठीक है, हवन की तैयारी करो, वो जो मुखिया है उससे बात करो, उसके घर के सामने हवन होगा। और फिर ऋतिक ने कहा, गुरुजी एक समस्या है, वो मुखिया मानेगा नहीं और मेरे अकेले कहने से कुछ होगा नहीं। ये लोग उससे बहुत ही ज़्यादा डरते हैं और मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी मेरा साथ देने आएगा। तभी वो आदमी आया जिस आदमी का जो बेटा था वो गायब हुआ था। उस आदमी ने कहा, किसने कहा साहब आपका कोई साथ नहीं देगा? कोई दे या ना दे, मैं आपका साथ दूंगा। मेरा बेटा गया है, मैं जानता हूँ कितना दुख होता है। और फिर वो जो औरत थी जिसका पति गुम हुआ था, उसने भी कहा, जी बेटा, मैं भी आपका साथ दूंगी, मैं मिलकर जाऊंगी आपके साथ और बोलूंगी उस मुखिया से। जब गांव वालों ने ये देखा तो सबके अंदर हिम्मत जगी और फिर गांव वालों ने कहा, आप चिंता मत करिए, वह मुखिया कुछ भी नहीं कर पाएगा, हवन उसके घर के बाहर ही होगा। ऋतिक ने हवन का जितना भी सामान था वो सब तैयार करवाया और सामान तैयार करने के बाद ऋतिक ने हवन के सारे इंतजाम करवाए और उसके बाद गांव के सारे लोग मिलकर मुखिया के घर के बाहर गए। मुखिया अपने घर में बैठकर चाय पी रहा था। तभी उसने गांव के सारे लोगों को देखा और कहा, अब क्या हुआ, क्यों आए हो तुम लोग? और तभी गांव के लोगों ने कहा, हमें घर के बाहर आपके हवन करना है। और जैसे ही ये बात गांव के मुखिया ने सुनी तब मुखिया ने कहा, हवन और मेरे घर के बाहर, किस खुशी में? और फिर गांव के लोगों ने कहा, जी आपके बाहर ही रघु ने आत्महत्या करी थी अपने पूरे परिवार के साथ, तो उसकी जो भी आत्मा है उसे शांत करने के लिए हमें आपके घर के बाहर हवन करना पड़ेगा। और जैसे ही ये बात गांव के मुखिया ने सुनी तब मुखिया ने कहा, हवन और मैं करने दूंगा तुम्हें, सोचना भी मत, समझे? और यहां हवन करने की कोशिश करी ना तो गोलियों से उड़ा दूंगा। चलो अपने अपने घर निकलो। और फिर सारे गांव वालों ने कहा, हम ये पूछ नहीं रहे कि हवन करना है कि नहीं, हम बता रहे हैं कि हम हवन करेंगे, और आपने अगर रोकने की कोशिश करी तो आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और फिर गांव का जो मुखिया था वो भागता हुआ गया और अंदर से बंदूक निकालने लगा। तभी उससे पहले गांव के एक आदमी ने उसे पकड़ा और उसे खूब मारा और उसे मारने के बाद एक कुर्सी पर बांध दिया। गांव के मुखिया ने कहा, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे तुम लोग, देख लेना इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाओगे तुम। अभी रुको, कोई ना कोई आता ही होगा। तभी मुखिया के जो गुंडे थे वो आए और उन्होंने जब पूरे गांव वालों को एक साथ देखा तो उनकी कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हुई और वो वहां से भाग गए और मुखिया वहीं पर बंधा का बंधा रह गया। मुखिया के घर के बाहर हवन का सारा सामान रखवाया गया और मुखिया वहीं पर कुर्सी से बंधा बंधा सब कुछ देख रहा था।
ऋतिक के जो गुरुजी थे उन्होंने रात के वक्त हवन करना शुरू किया और गांव के सारे लोग आसपास खड़े थे। ऋतिक के जो गुरुजी थे उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए और उनके मंत्र पढ़ने के कुछ ही देर बाद गांव का जो मुखिया था उसने कहा, अरे कुछ नहीं होने वाला गांव वालों, ये तुम सभी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनके बस की कुछ नहीं है। और तभी अचानक से वहां काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगी और ऋतिक के जो गुरुजी थे उन्होंने कहा, तो आ गए तुम, तुम्हारा ही इंतज़ार था, आओ बैठो। तभी वहां एक आवाज़ गूंजी नहीं। और फिर ऋतिक के गुरुजी ने कहा, मैं तुमसे कह रहा हूं कि यहां पर बैठो, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूं, समझे? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, तुम्हारी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम समझ रहे हो ना? और फिर उस रघु ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हारी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरी दुश्मनी पूरे इस गांव से है, इस गांव में रह रहे एक एक आदमी से, एक एक इंसान से। और फिर ऋतिक के जो गुरुजी थे उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं? मैंने सुना है कि तुम भी तो यहीं रहते थे, तुम्हें पता ही होगा कि ये कितने अच्छे लोग हैं। तभी रघु ने कहा, कोई अच्छा नहीं है, सबसे सब डरपोक और कायर है। मेरी जमीन छीन ली गई और कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। मुझे मुखिया द्वारा दबाया गया, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी। मेरे साथ मुखिया के खिलाफ आवाज नहीं उठाई और इसी का बदला मैं पूरे गांव से लूंगा। गांव का एक एक इंसान मरेगा। तभी ऋतिक के जो गुरुजी थे उन्होंने कहा, अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम इस गांव को खत्म करना चाहते हो? कितने लोगों को मार चुके हो अभी तक? और फिर उस रघु ने कहा, याद नहीं, बहुत सारे लोगों को मार चुका हूं और सबको मारूंगा। और फिर वो जो गुरुजी थे उन्होंने कहा, जो तुम्हारी मौत का जिम्मेदार है, जिसने तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया, उस मुखिया को तो तुमने मारा नहीं और तुम इन बेचारों को मार रहे हो। और फिर उससे शक्ति ने हंसते हुए कहा, हाँ, वो भी मरेगा, जल्दी मरेगा। जब पूरा गांव खत्म हो जाएगा, आखिरी में उसे तड़पा तड़पा के भगा भगा के मारूंगा। ए मुखिया, सुन रहा है ना तू मैं क्या कह रहा हूँ? आखिर में तेरे को मारूंगा मैं, तड़पा तड़पा के, समझा? गांव का वो जो मुखिया था वो काफी ज्यादा सहम गया और डर गया। मुखिया अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और रस्सी थोड़ी बहुत ढीली हो भी गई थी और मुखिया काफी दिमाग लगाकर उस रस्सी को खोलने लगा। गुरुजी ने कहा, अब सुन मेरी बात, तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, समझा? तो इतना बुरा नहीं है। मैंने सुना तेरे बारे में, तू काफी मेहनती हुआ करता था, तू अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और तो दिल का बुरा इंसान नहीं था, तो आखिर क्यों इन बेचारों को मार रहा है? और फिर रघु ने कहा, ताकि इन्हें अकल आए, ताकि इन्हें पता चले कि आखिर अपने जब चले जाते हैं तो कैसा दर्द होता है, कितना दर्द महसूस होता है जब अपना ही कोई मर जाता है। मैंने अपने परिवार के साथ आत्महत्या करी, जो मैंने दर्द सहा वो इन्हें भी पता चले, इन सबको महसूस हो मेरा दर्द,
और ये सब खड़े हों इस मुखिया के खिलाफ, और सब मिलकर इस मुखिया को खत्म करें, इसके खिलाफ आवाज उठाएं। इन सब के अंदर हिम्मत आए, इसलिए मैंने गांव के कई लोगों को मार दिया ताकि इन सब के अंदर गुस्सा जागे और ये सब सरपंच यानी कि मुखिया के खिलाफ लड़े। और फिर गुरुजी ने कहा, तेरी जो भी कोशिश थी वो कामयाब हुई। ये गांव वाले अब हिम्मत वाले बन चुके हैं और इन्हीं की हिम्मत की वजह से ये जो हवन है वो हो रहा है। देख रहा है उस मुखिया को? और फिर उसने कहा, हाँ देख रहा हूं। मन तो कर रहा है कि अभी जाके टुकड़े टुकड़े कर दूं। और फिर गुरुजी ने कहा, अब बस बहुत हो गया है, तूने बहुत लोगों की जान ले ली है, अब चला जा यहां से। और फिर रघु ने कहा, जब तक मुखिया नहीं मरेगा तब तक नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुखिया मरेगा तो ही जाऊंगा, वरना एक एक करके गांव के सभी लोग मरेंगे। वहीं दूसरी तरफ वो जो मुखिया था उसने अपनी रस्सी खोल ली थी और वो उठा। उसने अपनी बंदूक उठाई और गांव वालों की तरफ तानते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मेरे खिलाफ आवाज मत उठाओ। और जब गुरुजी ने उस मुखिया के हाथों में बंदूक देखी तब उन्होंने रघु को कहा, जा खत्म कर दे उस राक्षस को, वो जीने लायक है ही नहीं। मैं फालतू में ही उसके बारे में सोच रहा था। खत्म कर दे उसे और चला जा यहां से। मैं आजाद करता हूं तुझे। जैसे ही ये बात गुरुजी ने कही, वैसे ही वो जो रघु की आत्मा थी वो सरपंच की तरफ बढ़ी। रघु की आत्मा ने कहा, अरे 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 अरे, बंदूक नहीं चल रही, कैसे चलेगी? अब कोई फायदा नहीं, तू मरेगा, तू मरेगा, तू मरेगा। तभी उस मुखिया ने कहा, देखो देखो, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मुझे छोड़ दो। देखो अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। और तभी रघु की आत्मा ने कहा, अब किसी बात की कोई परवाह नहीं है, तू मरेगा। रघु ने उस सरपंच के शरीर पर कब्जा कर लिया और उस सरपंच का जो शरीर था वो पूरी तरह से नीला पड़ गया। गांव वाले उस सरपंच को देखने लगे और उस सरपंच की आंखें जो थी वो लाल हो गई। उस सरपंच ने अपनी जो बंदूक थी उसे अपने माथे पर लगाया और गांव वालों के सामने ही गोली चला दी। गोली चलाते ही वो जो गोली थी वो सीधा मुखिया के सर को आर पार करके निकल गई और मुखिया वहीं पर मर गया। गांव के जो लोग थे इतना भयानक नज़ारा देखकर काफी सहम गए थे। और तभी पीछे से एक आवाज आई। गांव के लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो जितने भी लोग गायब हुए थे सब उनके पीछे खड़े थे। और ये देखकर गांव वाले हैरान हो गए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन सब की मौत हो गई है। और गांव वाले ये देखकर काफी खुश हुए और सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। गुरुजी ने कहा, मेरी बात सही निकली। रघु बुरा इंसान नहीं था, उसने किसी की भी जान नहीं ली, सबको कैद करके रखा हुआ था उसने। और वो सब इसीलिए कर रहा था ताकि आप सभी के अंदर हिम्मत जाग सके और आप मुखिया के खिलाफ आवाज उठा सके। आपकी हिम्मत जागी और रघु का जो मकसद था वो कामयाब हुआ। उसने अपना बदला ले लिया और वो अब
जा चुका है। गांव में सब कुछ धीरे धीरे फिर से ठीक हो गया। वहां की जो फसल थी वो फिर से अच्छी उगने लगी और वो फिर से भारत की नंबर 1 क्वालिटी की फसल उगाने लगी। और वहां के जितने भी पेड़ थे वो फिर से उगने लगे। वो गांव पहले की तरह हरा भरा हो गया और उसके बाद कोई गायब नहीं हुआ और किसी भी जानवर की कोई मौत नहीं हुई। जितने भी गांव वाले थे सब ने ऋतिक का और उसके गुरुजी का शुक्रिया अदा किया। और अभिनव जो था उसने ऋतिक को गले से लगाया और कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आप आए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और फिर ऋतिक ने कहा, अरे चुप, मेरा तो काम है ये, लोगों की मदद करना। अब खुश रहना और पढ़ाई अच्छे से करना, बड़े होकर बहुत बड़े आदमी बनना, ठीक है? और फिर अभिनव ने कहा, जी भैया, आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं ज़रूर बड़ा आदमी बनूंगा। और ऋतिक और ऋतिक के गुरुजी वहाँ उस गांव से सारी परेशानियों को ख़त्म करके वहाँ से निकल गए। हाँ, तो ये कहानी थी। कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी और आवाज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। तो खाना अगर नहीं खाया तो खाना खा लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।